नहीं, ठीक है। दिख रहा है क्या स्क्रीन बच्चों? इज माय स्क्रीन विजिबल? नो सर। नो सर। सर अब दिख रही वेट, अभी दिख रही है? नो सर। नो सर। वेट वेट वेट। क्या इशू आ रहा है? आवाज क्लियर आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल क्लियरली? नेटवर्क दैट मींस दैट नेगेटिव तो नहीं है, नेटवर्क तो सही है। ऑलराइट, नेटवर्क इज फाइन, देन दिस शुड बी द प्रॉब्लम। वेट, हाथ ऊपर क्यों है लोगों के? निशु, अर्पित, कुछ पूछना है क्या आपको? निशु, अर्पित, कुछ गलती से हो गया था? अच्छा, हाँ भाई। अभी दिख रही होगी स्क्रीन? बोले चलो विजिबल है। कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू। वर्क पावर एनर्जी, फोर्सेस वगैरह पढ़ रहे थे हम लोग जो कि यूज आते हैं वर्क निकालने में, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने तुम्हें पढ़ाया कॉन्सेप्ट वर्क का, उसमें हम वन डायमेंशनल फोर्स की बात कर रहे थे, अगर आपने नोटिस किया हो तो। एक ही डायमेंशन में ले रहे थे फोर्स को, याद करो। जैसे कि ये पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, इस पे तुमने फोर्स लगाया और इसी की डायरेक्शन में तुमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया, है ना। या फिर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा पार्टिकल का ऑब्जेक्ट का इस डायरेक्शन में हो गया। लेकिन स्टिल इन आइदर केस था तो ये वन डायमेंशन में ही फोर्स। बोलो हाँ या ना? यस सर। वन डायमेंशन समझ में आती है सबको? सिंगल डायमेंशन समझ में आती है? यानी कि अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, वाई में लग रहा है तो वाई में लग रहा है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्सेस व्हिच आर, स्क्रीन विजिबल नहीं है? बाकी बच्चों को भी नहीं है क्या? विजिबल है। बेटा एक बार है ना क्लास लीव करके ज्वाइन करो, जिसको विजिबल नहीं है ना, जिस भी बच्चे को, एक बार क्लास लीव करके ज्वाइन करो, एक दो बार ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो बताना, ठीक है? नहीं होता है तो बताना, नेटवर्क का इशू हो सकता है प्राइमरीली। चलो भाई आगे चलते हैं। हम समझ रहे थे अबाउट द 2D फोर्सेस। तो 2D फोर्सेस क्या हो सकते हैं भाई? टू डायमेंशन का मतलब यही होता है कि भाई दो डायमेंशन इन्वॉल्व है, यानी कि केवल एक ही डायरेक्शन में नहीं है। जो आपका फोर्स का कंपोनेंट है वो दो डायरेक्शन में है, यानी कि उसका इम्पैक्ट दोनों डायरेक्शंस में है। यानी कि अगर इसको हम एक्स ले लें और इसको अगर हम ले लें वाई, ठीक है, तो अगर इस पे कुछ फोर्स लग रहा है, लेट्स से कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जनरली हम वेक्टर्स के रिजल्टेंट भी ऐसे ही निकालते हैं क्या? एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो उसका रिजल्टेंट ऐसे कुछ आता है ना, एट एन एंगल, ठीक है। सो दिस वेक्टर हैज कंपोनेंट्स इन बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन। ये बात समझ में आती है? यस। है ना? तो हम उन फोर्सेस की बात कर रहे हैं जिनके कंपोनेंट्स दोनों डायरेक्शन में है ना, यानी कि उसका इम्पैक्ट एक्स डायरेक्शन में भी आएगा, वाई डायरेक्शन में भी आएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे कोई ये ब्लॉक है जो कि रेस्ट कर रहा है सरफेस पे, ठीक है। अगर मैं इसमें केवल एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ तो ये अपना मूवमेंट दिखा सकता है एक्स डायरेक्शन में, ऐसे कुछ जा सकता है ये एक्स डायरेक्शन में आगे की तरफ? बोलो हाँ या ना? है ना? यस। अगर ऑब्वियसली फ्रिक्शन को ओवरकम कर लिया मैंने या स्मूथ सरफेस हुआ तो आगे जा सकता है। अगर मैं इस फोर्स लगाता हूँ ऊपर की डायरेक्शन में, ये ऊपर की तरफ जा सकता है, ये ऊपर चला जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस। है ना? लेकिन अगर मैंने इस पे किसी एंगल पे फोर्स लगा दिया, किसी एंगल पे फोर्स लगा दिया, है ना, लेट्स मेक सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, मे बी वर्टिकल के साथ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे भी आपको कैलकुलेट करना हो, रेफरेंस की बात है वो तो, है ना। तो मैंने एक ब्लॉक लिया और उस पे लगा दिया फोर्स, किस डायरेक्शन में? किसी एंगल पे लगा दिया ना, अलोंग विद द हॉरिजॉन्टल। सो विल दिस बी इम्पैक्टिंग
और हैविंग एन इम्पैक्ट इन बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन। किसी को कुछ पूछना है क्या? कोई हाथ ऊपर कर रहा है बार बार, किसी को कोई सर डाउट? रिपीट कर दो एक बार। मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक ब्लॉक है, उस पे तुमने एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाया, एक्स डायरेक्शन इसको ले लेते हैं, लेट्स से राइट डायरेक्शन, राइट 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 साइड की तरफ है, इसमें फोर्स लगाया, तो ये ब्लॉक राइट में चला जाएगा क्या? राइट में शिफ्ट हो जाएगा, है ना? इधर की तरफ फोर्स लगा, यस सर। लेफ्ट लेफ्ट लगाओ तो लेफ्ट लग जाएगा, बेसिकली एक्स डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, है ना? अगर मैंने यही सेम फोर्स वाई डायरेक्शन में लगाया तो वाई डायरेक्शन में ऊपर चला जाएगा। एक ब्लॉक जो रखा हुआ है, तुम इसको उठाते कैसे हो? यहाँ पे ऊपर मान लो इसका ऐसे कुछ लगा हुआ है छोटा सा उठाने का, है ना? तो इससे पकड़ के तुम ऊपर उठा लोगे ना, ऐसे ऐसे पकड़ के उठा लोगे ना, यस तो उसमें सर। तुम वाई डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि दोनों केसेस थे वन डायमेंशन फोर्स के, 1D फोर्स, है ना? अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको किसी एंगल पे लगा देते हैं, लेट्स से कोई थीटा एंगल है, ठीक है? तो जैसे थीटा एंगल लगेगा, तो क्या इस एफ का इम्पैक्ट दोनों एक्स और वाई डायरेक्शन में आएगा क्या? यानी कि वाई डायरेक्शन में भी ये आगे की तरफ मूव हो सकता है और ऊपर भी उठ सकता है, ऊपर भी उठ सकता है। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ यस या ना? सर। यस सर। Yes. अभी अभी कुछ टाइम पहले हमने सेम तरह की चीज पढ़ी थी, किसमें पढ़ी थी बताओ? कुछ टाइम पहले एज इन हमने पढ़ी हुई है साथ में ये, तो एग्जांपल दो। इट विल बी इट विल शो दैट आप लोगों को याद रहती चीजें, और आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हो चीजों को, मतलब रटते नहीं हो, याद नहीं रखते। रिपोज नहीं बेटा, Suppose. सवाल पे फोकस करो, हिंट पे नहीं। हिंट मैंने ये दी थी कि अभी कुछ टाइम पहले पढ़ी है या आपने मेरे साथ कभी पढ़ी है ना? सवाल ये था कि क्या ऐसी कोई चीज जो कि किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को एक्स में भी ले जा रही हो और वाई में भी ले जाती हो, ऐसा कोई फोर्स या ऐसा कुछ, ऐसी कोई पर्टिकुलर मोशन, ऐसी कोई चीज हमने पढ़ी थी ये? किसमें पढ़ा था हमने ये चीज? वेरी गुड मयंक, रोहन, बढ़िया। प्रोजेक्टाइल नहीं पढ़ा था क्या तुम लोगों ने? अरे प्रोजेक्टाइल मोशन भूल गए हो क्या? 2D मोशन भूल गए हो क्या? यस ये सर। सब पढ़ा है। हाँ, उसमें हम्म, यही तो करते हो तुम जब किसी बॉडी को, एक बॉल है, तुम जब फेंकते हो उसको किसी एंगल पे, तो वो बॉल आगे भी जाती है। Yes. अरे आगे भी जाती है और ऊपर की तरफ भी तो जाती है, एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में Yes, जाती sir. है ना? आगे भी हम्म, जाती है और ऊपर भी जाती है ना? तो उसके पास यानी कि एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होती है, और वाई डायरेक्शन में भी होती होगी, तभी तो जा रही है ऊपर ना, वरना तो नीचे रह जाती है, ग्राउंड पे चलती रहती है बस एक्स डायरेक्शन में, अगर केवल एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होती तो। बोलो हाँ या ना? है ना? Sir. तो यस मेरे सर। ख्याल से, मेरे ख्याल से पूरी कहानी जो है उसका निष्कर्ष तुम्हें समझ में आ गया है कि 2D फोर्सेस क्या होते हैं। आगे समझ में? ठीक है, जिनका इम्पैक्ट दोनों डायरेक्शन में होता है, एक्स और वाई में, यानी कि जो इनके यस कंपोनेंट्स सर। दोनों में होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इस एफ वेक्टर को भी अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख देंगे? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। क्या ये समझ में आता है आपको? यस सर। एफ एक्स तो दे देगा मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एफ इन एक्स डायरेक्शन, है ना? और इसके साथ जब आई कैप लगा दोगे तो यानी हमने डायरेक्शन भी बता दी। आई कैप इसलिए तो होता है, यूनिट वेक्टर होता है ना आई कैप, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस। एक्स, इन एक्स डायरेक्शन। पता है ना ये चीज तो? अरे तो पता है यस ना? सर। यस और सर। जे कैप क्या Yes, होता है? यूनिट sir. वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन है। यूनिट वेक्टर इन वाई। ठीक है, तो बेसिक्स से बताया मैंने सब कुछ, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। डायरेक्टली बताऊंगा तो शायद दिक्कत होती तुम्हें, पर अभी आई थिंक क्लियर है कि यहाँ पे मैं एफ वेक्टर को एफ एक्स आई कैप और एफ वाई जी कैप क्यों लिख रहा हूँ। पक्की बात है ना? सब सब समझ में आया ना सबको? Yes, sir. ठीक है, अच्छा अब कुछ कंडीशंस की बात करते हैं। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आते हैं क्या आप लोगों को? क्या होते हैं? No, sir. नहीं? No, sir. गुड इवनिंग सर, सॉरी लेट। कोई बात नहीं बेटा। जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, दो तरह के फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो पढ़ा होगा तुमने वैसे बचपन में, तुम भूल गए होंगे। पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। Yes, क्या sir. होते हैं? पढ़ा है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, यस सर पढ़ा पढ़ा है। होगा। Yes, sir. पढ़ा है। Yes, sir. तुम्हारे सिलेबस में ये साइंस की किताब में तुमने बचपन में पढ़ा है, तुम भूल जाते हो, कोई ना, इट्स ओके।
पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं भाई? इनिशियल और Initial फाइनल और final। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, है ना। यानी कि कौन सा रास्ता तुम चुन रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। कौन सा रास्ता आप चुन रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस इनिशियल देखनी, फाइनल पोजीशन देखनी है, और उसके बेसिस पे आपकी कैलकुलेशंस भी होंगी। और अगर आप उस फोर्स की वजह से वर्क निकालना चाह रहे हो, तो वर्क जो होगा वो डिपेंड केवल इस चीज पे करेगा कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या थी, है ना। इसी वजह से एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है कंजर्वेटिव फोर्स के केस में, कि फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क डन, ऐसे नहीं लिखते हैं, कंडीशंस लिख देंगे ना, अलग से लिखते हैं। फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ क्या होगा? 0। जीरो। क्या होगा? क्या होगा बेटा? जीरो, Zero। है ना। ये एक और पहचान है कंजर्वेटिव फोर्सेस की। सिंस वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट हुआ ना, डिस्टेंस का नहीं हुआ, याद करो। तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होता था, यस डिस्प्लेसमेंट भी तो जीरो होता था। पूरे रास्ते को नहीं देखते थे हम लोग, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखते थे, है ना। उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते थे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का। ठीक है। सो फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस दो चीजें याद रखनी है, एक तो ये कि पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, एक कि इनका वर्क डन इन अ क्लोज पाथ जीरो होता है। तो क्लोज पाथ का बेस्ट एग्जांपल क्या है? सर्कल। यस सर। सर्कल, है ना। जहां से चालू किया वहीं पे मोशन क्या हो जाएगा? खत्म। खत्म हो जाएगा, है ना। तो उस केस में आपका वर्क डन भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यू कैन टेक सर्कल। क्या हुआ इरम, आंसू क्यों आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या? समझ में आ रहा है बच्चों तुम लोगों को? यस सर। यस सर। Yes sir। Yes, sir. ठीक है। तो ये दो चीजें, इसको आप नोट भी कर सकते हो, दैट विल बी गुड इफ यू विल नोट इट। ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बेसिक जानकारी है ये तुम्हें होनी चाहिए। ठीक है। आगे चले। यस सर। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल, Gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स याद रखना है इसको। स्प्रिंग फोर्स, यस सर। ग्रेविटी, स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स भी आपका कंजर्वेटिव होता है। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव का एग्जाम्पल है क्या? सर विस्कस फोर्स। स्ट्रेस फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन कंजर्वेटिव। क्या डेफिनेशन होगी वैसे इसकी? डिपेंड्स ऑन पाथ। Which depends on path. पाथ। यस सर। ठीक है, क्या लिए एग्जांपल्स हमने? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन विस्कस फोर्स। Friction, viscous force. ठीक है भाई, डिफरेंस समझ में आया दोनों में? सर। ठीक है। तो अगर आपका दिया हुआ फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, ये निकालना पड़ जाए, तो कैसे निकालेंगे उसका तरीका यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको उसका डिफरेंशियल निकालना है। ठीक है, फोर्स का पहले निकालना है एक्स डायरेक्शन में, फिर निकालना है वाई डायरेक्शन में। तो अगर आप निकालोगे डेल एफ एक्स, है ना, यानी कि एफ एक्स को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, डेल वाई, वो इक्वल आना चाहिए डेल एफ वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स के। अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा, उससे समझ में आ जाएगा ये क्या है। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला जो है ना, ये तीनों लिख लो, ये वैलिड है, मतलब ये होने चाहिए। ठीक है। अब ये डेल वाई और डेल जेड वाले जो फॉर्मूले हैं ना, डेल एक्स इक्वल्स टू डेल एफ जेड, जहाँ पे जेड आ गया है बेसिकली, ये ऑब्वियसली इसमें नहीं लगेंगे, ये उन फोर्सेस में लगेंगे जहाँ पे 3D है। ठीक है, 2D के लिए तो यही लगेगा जो नीचे लिखा हुआ है। ये समझ में आती है ना बात आप लोगों को?
Yes. Yes, sir. 2D के लिए केवल ये लगेगा, 2D के लिए केवल ये लगेगा। ये है फॉर 3D फोर्सेस, ये जो है ये किसके लिए है? 3 डायमेंशनल फोर्सेस के लिए। ठीक है, किसके लिए है ये बच्चों? 3 डायमेंशनल, है ना। 3D में अगर फोर्स लग जाए तो लिखने की जरूरत तो नहीं है, कहीं लिख देता हूँ। No, sir. एफ वेक्टर क्या हो जाएगा इस केस में? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप By J cap plus FZ K cap. एफ जेड की कैप, है ना। तो अंडरस्टैंडेबल है वैसे भी, फिर Yes, भी sir. कोई बात नहीं, चलो। तो इस केस में आपको 3 बार चेक करना पड़ेगा। अगर 3D फोर्सेस आ गए गलती से तो उसमें आपको ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपका कंफर्म होगा कि फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव। फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव। Conservative. सबको समझ में तो आ रहा है ना ये? Yes. Yes, sir. Yes, है sir. ना? इसको नोट कर लो, 2D वाले को, 3D वाले को छोड़ो। 3D वाला आपको समझ में अपने आप आ जाएगा, नोट्स में है बाय द वे। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें लिख लिया करो, हैंडी नोट्स रहने चाहिए, थोड़े से हैंडी नोट्स। आपकी एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें हैंडी नोट्स हो ना, कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें आप लिखते रहो उसमें, क्लास में जो चल रहा है। देखा? Yes. आगे चले? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब वर्क डन की बात करते हैं, वर्क डन की। Okay? अगर हमें वर्क डन निकालना पड़े, हमारे पास कोई 3D फोर्स है, 3D फोर्स है और वर्क डन निकालना है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले तो आप एफ एक्स डी एक्स निकालो, यानी कि 3D फोर्स होगा तो उसका कुछ एक्स कंपोनेंट भी होगा क्या फोर्स का? Yes, sir. अभी निकालना है तुमने, अभी निकाला ना, ये एफ एक्स और एफ वाई। ठीक है, तो एफ एक्स निकालो और उसका डिफरेंशिएशन एक्स डायरेक्शन में ही लेना, यानी कि एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, सॉरी। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करो एक्स के लिए, प्लस इंटीग्रेट करो वाई के लिए, और प्लस इंटीग्रेट करो जेड के लिए। तीनों को जब ऐड करोगे आप तो टोटल वर्क निकल के आएगा आपका फॉर अ 3D फोर्स। ठीक है भाई, तो ये भी एक तरीका होता है, क्योंकि ये तो पढ़ा हुआ है ना तुमने, वर्क इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर होता है, Yes, sir. लास्ट Yes, क्लास में sir. तो पढ़ाया है। Sir. Yes, sir. पढ़ा है। है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ा ही है। तो मैंने तो बोला था आप लोगों को लास्ट टाइम भी कि अगर हमारा फोर्स भी वेरिएबल हुआ, वेरिएबल फोर्स हुआ, तो फोर्स को बाहर नहीं निकाल सकते, अंदर रखना पड़ेगा। याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, याद sir. आ रहा है ना? अगर फोर्स वेरिएबल हुआ, पढ़ा था ना हमने, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड Yes. तीनों डायरेक्शन Yes, में अगर sir. एग्जिस्ट करता है, तो हमको एक्स फोर्स को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वी कैन Yes, नॉट, sir. बाहर नहीं रख सकते उसको। बाहर केवल कब का रखेंगे? जब फोर्स क्या हो? वेरिएबल में नहीं हो। Variable में नहीं कांस्टेंट हो. हो, कांस्टेंट हो, Yes, sir. कांस्टेंट बोल सकते हैं, राइट। और ऐसा इसलिए लिखा है हमने क्योंकि एरिया भी हमारा वाई डी एक्स होता है। अगर आपका वाई एक्स कोई ग्राफ है, कोई भी अगर ग्राफ है वाई और एक्स के बीच में, ठीक है, तो जो आपका वाई वाई एक्सिस पे जो टर्म है ना, उसको जब आप डी एक्स से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करोगे, तो उस ग्राफ के अंडर एरिया, एरिया अंडर द कर्व होता है ना, वो निकल के आता है इस वाले फॉर्मूले से। जनरल फॉर्मूला है, कूल। तो यही हमने यूज किया है। ऊपर देखो ध्यान से, ये लिखा है क्या? अरे देखो ऊपर देखो, ये लिखा है क्या? एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ Yes, जेड डी sir. जेड, है ना। Yes, sir. इस जनरल फॉर्मूला को यूज करते हुए लिखा है मैथ्स में। बेसिकली हम समझते हैं इस चीज को, वैसे तुम्हें आप पता होगी, नहीं भी पता है तो कोई ना, अभी मैंने बता दी, ध्यान रखना। समझ में तो आया ना ये? Yes, sir. समझ में आया ना ये? Yes, ठीक है, yes. देखते हैं कितना समझ में आया आपको और आप कर पाते हो क्या इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये कंजर्वेटिव है। अब कंजर्वेटिव है बता दो, या फिर कंजर्वेटिव है या नहीं है ये चेक करके बता दो, एक ही बात है, वो तो सेम टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो करो, अभी अभी सिखाया तुम्हें कैसे करना है, एक ही कराऊंगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इस पर टेंशन मत लो, लेकिन ये एक तो सॉल्व करो। तो मुझे आप शो कैसे, शो तो करके दिखा नहीं पाओगे अपनी कॉपी में, राइट। अपनी नोटबुक में मुझे कैसे दिखाओगे कि मैंने कर लिया है? ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? आप लोग मुझे डेल एफ अपॉन डेल वाई और ऐसे करके सारे जो हमने फैक्टर सीखे हैं ना, अरे बात समझ में आ रही है? जो हमने फैक्टर सीखे Yes, ना sir. सारे,
उन सबकी वैल्यू लिखोगे चैट में और बताओगे, ठीक है? उससे मुझे पता चल जाएगा आपने सही निकाला है क्या। करो, सॉल्व करो। हुआ? डिस्कस। यस सर। क्या बात कर रहे हो यार? मैं तो अज्यूम करके चल रहा था ये तो हो ही गया होगा तुम लोगों से। स्क्रीन इज नॉट विजिबल बेटा, स्क्रीन तो विजिबल है। डिस्कस डिस्कस, अरे बाप रे, सबका डिस्कस। किसी से नहीं हुआ क्या यूनानिमसली? अप्सरा, युवराज, रोहन, शनाज, सुहानी, सबको ही डिस्कस। सर इसका आंसर जीरो वेक्टर नहीं आएगा। जीरो वेक्टर? सर नहीं आएगा। बेटा कंजर्वेटिव प्रूव करना है ना। कंजर्वेटिव कैसे प्रूव करते हैं? अभी ऊपर थोड़ी देर पहले बताया तो सही। कैसे प्रूव करेंगे कंजर्वेटिव? हम्म? अरे ऊपर बताया ना अभी कैसे करेंगे प्रूव कंजर्वेटिव। यस सर। ठीक है, सारे आपको निकालने पड़ेंगे कंपोनेंट्स और फिर उनको इक्वेट करना पड़ेगा। जब आप ऐसा कर लोगे तो आप प्रूव कर सकते हो कि कंजर्वेटिव है। अब मुझे तुम लोग मुझे ये बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपसे कैसे नहीं हुआ ये, कि मतलब क्या निकला, क्या नहीं सॉल्व नहीं हो पाया, या समझ में नहीं आया कि कैसे करना है, क्या करना है, हुआ क्या? सर कैसे करना था ये नहीं लग रहा। यस सर। अभी ऊपर, अभी जो ऊपर फॉर्मूले लिखाए थे वो आप लोगों ने नोटबुक में नोट डाउन नहीं किए? किए हैं सर। फॉर्मूला दिखाऊं दोबारा से, उसके बाद हो जाएगा क्या? यस बेटा सर। ये तो बेसिक क्वेश्चन है यार, अब ये तुम ये नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ मुझे लग रहा है कि तुम लोगों ने नोट डाउन नहीं किए। ये लो, ये लो, तीनों नहीं निकलवा रहा हूँ तुमसे, समझो, कोई भी एक निकाल के दिखा दो। ये वाला निकाल लो, फर्स्ट वाला, डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई, ये वाला जो था ना फर्स्ट वाला, इसको निकाल लो। बेटा जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना, मेरे सोल्यूशन बताने का कोई फायदा ही नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो इसको यूज करो। दिख रहा है ना सबको स्क्रीन पे? फॉर्मूला दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? यस सर। यस सर। ठीक है, इसको यूज करो, डिफरेंशिएट करने का थोड़ा तो ट्राई करो। ऐसे ही तो सीखोगे, कैसे सीखोगे वरना? सारा नहीं निकलवा रहा हूँ, केवल एक निकालना है, उसके बाद बाकी के मैं बता दूँ।
30 seconds मोर एंड देन वी विल डिस्कस। 30 सेकंड और मैं दे रहा हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसको। अच्छा, अगर कंजर्वेटिव होता है ना तो कर्ल एफ की वैल्यू भी जीरो आती है। कर्ल एफ मतलब आप क्रॉस प्रोडक्ट अब निकालोगे ना, डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू भी जीरो आती है। तो वो भी एक तरीका होता है कंजर्वेटिव निकालने का। कोई भी अगर एफ वेक्टर है, उसका कर्ल निकाल लोगे, कर्ल निकालने से जीरो अगर आंसर आया तो भी कंजर्वेटिव होता है। वो मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है? वो भी करके बता। आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। वो भी एक तरीका है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है? सवाल? अरे यार, तुमने बोला नहीं सवाल, तो तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, कैसे करोगे? ये रहा। करें? स्टार्ट करें? अरे सॉल्व करें, मैं कर दूं? यस सर। हो गया बेटा, काफी टाइम हो गया, मैंने कर लें। एक बार देख लो, हो सकता है आपको तरीका समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे अप्लाई करना, ठीक है? तो मैंने फर्स्ट आपको क्या बताया, डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई, यानी अपोजिट लेना है क्या कंजर्वेटिव प्रूव करने के लिए? सबसे पहले क्या करेंगे, डेल एफ एक्स इसके अपोजिट वाला यानी वाई शुड बी इक्वल टू डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स। यही था क्या बच्चों? यस यही था सर। क्या बच्चों? यस सर। यानी कि एफ एक्स वाला टर्म जो है उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था बेटा। तो एफ एक्स वाला टर्म कौन सा है? यही तो है। दिस इज एफ एक्स वाला टर्म, दिस इज एफ एक्स, बाय दैट। दिस इज एफ वाई वाला टर्म, और दिस इज एफ जेड वाला टर्म। ये समझ में नहीं आया था? ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है। अगर एफ वेक्टर लिखना है तो बोलो हाँ या ना, बोलो जल्दी। यस यस सर। सर, आ गया था। सर। तो फिर आंसर क्यों नहीं आया? डेल एफ एक्स कैसे लिखूंगा? डिफरेंशियल ऑफ वाई जेड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? हाँ। वाई, ठीक है? इसकी वैल्यू निकाल के इसके इक्वल प्रूव करनी है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? वाई के रिस्पेक्ट में डेल बाई जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। समझ में आया ये? अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है वाई के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ तो जेड तो इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा ना बेटा। दिस इज जस्ट लाइक 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूँ, या फिर 2y का डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूँ। अरे यार, समझ में आ रहा है ना ये बात? अगर मैं डेल बाय डेल एक्स निकालता हूँ किसी चीज का, तो मैं अगर 2x स्क्वायर या 2x का डेल बाय डेल एक्स निकालता हूँ, तो इसका मतलब यही तो होता है कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे जो भी टर्म है उसको। तो x के रिस्पेक्ट में 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 ही तो होता है। बोलो हाँ या ना, यस सर। है ना? तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में अगर ये टर्म डिफरेंशिएट करना है तो जेड स्क्वायर तो एक कांस्टेंट टर्म बन के रह जाएगा ना बेटा। हम्म, यस सर। ठीक है? या उसका डिफरेंशिएशन बेसिकली वन हो जाएगा, ठीक है? वन हो जाएगा एज एन डिफरेंशिएशन आपको y का करना है, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे 2 बचा, यहाँ पे क्या बच जाएगा? जेड स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है? क्योंकि y वाला टर्म चला जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? समझ में आया ना सबको जेड स्क्वायर कैसे आया आंसर इसका? ठीक है? डिफरेंशिएशन थोड़ा सा रिवाइज कर लेना फिर भी, अगर नहीं आता है समझ में बिल्कुल भी, थोड़ा बेसिक से रिवाइज कर लेना, अदरवाइज दिक्कत है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले से बता रहा हूँ। डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स निकालते हैं अगर, डायरेक्ट लिखते हैं डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स। डेल एफ वाई की वैल्यू कितनी है? एक्स जेड स्क्वायर जेड प्लस टू। स्क्वायर प्लस 2। किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के करना है। तो पहले तो क्या बचेगा? जेड स्क्वायर बचेगा, यस सर। एक्स उड़ जाएगा, एक्स चला यस जाएगा, सर। है ना? और प्लस प्लस 2 कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म इसका तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ही क्या होता डेरिवेटिव है? जीरो होता है। जीरो। जीरो होता है, जीरो होता है। कोई वेरिएबल है लेकिन उसके रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा तो उसका वन हो जाता है ना? यस सर। या उस अगर आपके वेरिएबल जिसका डिफरेंशिएशन आपसे को करना है उसके साथ अगर मल्टीप्लाइड है तो वो एज इट इज आ जाता है। जो जितना वैल्यू वेरिएबल का है वो एज इट इज आ जाता है डिफरेंशिएशन के बाद में। लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म का अगर आप सॉरी डिफरेंशिएशन सर, कर ये हो देते हो गया था। तो वो जीरो तो हो वो जाता है। जीरो तो होता ये है। ठीक है, तो ये बचेगा आपका जेड स्क्वायर इंटू वन, इसका वन हो गया, किसका? एक्स का, है ना? एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो गया, और टू का क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये भी क्या बनेगा?
जेड स्क्वायर। क्या ही समझ में आई बात? यस सर सर। एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ इरम बोलो। सर इससे पहले सर वाला फिर से रिपीट कर दीजिए, लीव हो गया था। बेटा वाई जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसमें अगर आप वाई के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हो ये डिफरेंशिएशन, वाई के रिस्पेक्ट में, नीचे डिनोमिनेटर में जो होता है ना उसके रिस्पेक्ट में करते हैं हमेशा। तो अगर आप वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आप वाई का डिफरेंशिएशन 1 कर देते हो, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर विच इज जेड स्क्वायर ओनली। ठीक है, ऐसे करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो सेम तरीके से नीचे वाले पे भी अप्लाई कर देंगे, एक्स जेड स्क्वायर प्लस 2। तो इस वाले टर्म का तो क्या बचेगा, केवल जेड स्क्वायर बचेगा क्या, जैसे ऊपर बचा था केवल जेड स्क्वायर। यस इस बार हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स वाला टर्म इस बार गायब कर सकते हैं। गायब कर सकते हैं मतलब 1 आ जाएगा उसका, है ना। और प्लस 2 का डिफरेंशिएशन, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन किसी के भी रिस्पेक्ट में करो, एक्स के, वाई के, जेड के, किसी भी वेरिएबल के, वो 0 ही आता है, ये याद रखना। ठीक है, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, जेड स्क्वायर। यस सर। ठीक है, यस सर। क्या ये प्रूव हो चुका है कि एल एच इज इक्वल टू आर एच एस है? यस सर। सर ठीक है, सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर द नेक्स्ट वन ऑल्सो। क्या था अगला वाला, बताओ अगला वाला क्या था, क्रॉस चेक करेंगे फिर, देखते हैं याद है ही नहीं तुम्हें। सर डेल एफ वाई अपॉन डेल जेड। डेल जेड। डेल एफ वाई अपॉन डेल जेड इक्वल टू डेल एफ जेड अपॉन डेल वाई। डेल वाई। डेल एफ वाई अपॉन डेल जेड। बेटा अपोजिट ले रहे हैं ना बेटा, अब एफ के साथ एक्स तो ले लिया है, तो वाई के साथ तो तुमने एक्स तो ले लिया है, तो वाई के साथ जेड ले लेना, है ना। यस सर। समझ में आ रहा है ना कैसे याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। डेल एफ जेड के नीचे क्या हो जाएगा, इस तरह से डेल वाई आ डेल वाई। जाएगा, डेल वाई। है ना। चलो भाई निकाल दो ये भी, डेल एफ वाई अपॉन डेल जेड। तो डेल एफ वाई क्या था, एक्स जेड स्क्वायर प्लस 2, यही था क्या, यस सर। डिवाइडेड बाय डेल जेड। तो इस बार अब है तो फैक्टर एफ वाई का सेम ही, लेकिन इस बार वाई के नहीं, इस बार जेड के रिस्पेक्ट में करोगे। तो जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स की वैल्यू, जेड स्क्वायर की डिफरेंशिएशन टू कितना आ एक्स जाएगा, वाई जेड माइनस 1। 2xyz-1। सर एक्स जेड आ रही है। बेटा 2xyz-1 एफ जेड की वैल्यू है। यस सर यस। अभी हम डिफरेंशिएशन एफ वाई का कर रहे हैं, इस पे फोकस करो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर एक्स जेड प्लस जेड 2। स्क्वायर प्लस 2 ये टर्म है और डिफरेंशिएशन हो रहा है जेड के रिस्पेक्ट में, तो तुम्हें केवल जेड वाले टर्म को देखना है, बाकी को इग्नोर करो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2xz आ जाएगा क्या, यस सर सर। एक्स जेड ही आ रहे यस हैं, सर। दोनों एक्स जेड आ रहे है ना, क्योंकि जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2z होता है क्या, हैं। टू जेड। 2z होता है जेड के रिस्पेक्ट में, और यस x सर। वाला टर्म तो एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, जैसे यहाँ पे हो रहा था देखो, यहाँ पे भी तो हो रहा था, जेड स्क्वायर वाला टर्म था वो मल्टीप्लाई हो गया y के डिफरेंशिएशन 1 के साथ, है ना, मल्टीप्लाई बाय 1, है ना। और सेम चीज यहाँ पे हुई अगली बार भी, तो यहाँ पे भी हो जाएगी सेम चीज। समझ में तो आ रहा है ना, ये नहीं आ रहा है, यस यस सर। है ना। सर। और 2 का डिफरेंशिएशन अगेन कांस्टेंट टर्म आ गई, ये तो हम 0 लिखेंगे भाई, जब भी कांस्टेंट दिखेगा 0 लिख देंगे। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, चाहे एक्स के रिस्पेक्ट में करो, वाई के रिस्पेक्ट में करो, जेड के रिस्पेक्ट में करो। क्या ये बात समझ में आती है सबको? यस यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है इरम। सर कैसे पता चलेगा कौन सा टर्म कांस्टेंट है? बेटा नंबर्स, नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सर जितने भी नंबर्स इंटीजर्स। होंगे सब कांस्टेंट होंगे। हाँ जी, इंटीजर्स कांस्टेंट ही होते हैं ना बेटा, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, 2 की वैल्यू 4 हो सकती है क्या कभी, यस सर। 2 की वैल्यू 4 ये हो सकती है क्या कांस्टेंट कभी, है। नो सर। कांस्टेंट तो तभी तो कांस्टेंट बोलेंगे ना उसको। अगर x लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है, यानी उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। एलजेब्रा में पढ़ते थे ना बचपन में कि एक्स वाई जेड जो यस है सर। एलजेब्रा, है ना, उसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की जगह 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, है ना, वेरिएबल हो गया वो। ठीक है, अरे ठीक है बच्चा। यस। यस सर। ओके cool। हाँ जी, क्या सवाल है अब, मयंक निशु, क्या सवाल सर है? गलती से हो गया हाथ। मयंक आपका भी? सर इंटीग्रेशन के टाइम पावर आगे आती है ना। इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन में तो नीचे चली जाती है ना बेटा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है,
एक्स क्यूब अपॉन 3, है ना। पावर नीचे चली गई, +1 होके एक बढ़ के यस सर। एक एक बढ़ के नीचे चली जाती है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, अगर हम डिफरेंशिएशन निकालना चाहें वही एक्स स्क्वायर का, ठीक है, डी बाई डी एक्स निकालना चाहें तो क्या हो जाता है, ये टू आगे चली जाएगी, ठीक है, आगे चली जाएगी और पावर जो ऊपर थी एक्स के वो कम हो जाएगी, है ना, पावर क्या हो जाएगी, कम, कम हो जाएगी। ठीक है। बात समझ में आती है सबको। यस यहाँ पे यस बनी बची सर। ना पावर, यस टू की सर। जगह वन हो गया। तो ये तरीका है। बाकी तो यार ये चीजें याद रखो, ऐसे ऐसे मत करो, है ना, ऐसे मत करो, ये चीजें याद रखो, ये बेसिक चीजें हैं, ये मैथ्स की क्लास हो जाएगी अगर हम यही पढ़ते रहेंगे, तो ना फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। थोड़ा बहुत आप खुद से भी ट्राई करो कि बेसिक मैथ्स तो एटलीस्ट कंप्लीट हो आप लोगों की, ठीक है। चलो भाई अगला वाला निकालते हैं जल्दी से। डेल एफ जेड अपॉन डेल वाई कितना हो जा रहा है ये, कितना हो जा रहा है ये, डेल ऑफ एफ जेड की जगह क्या लिखेंगे, 2xyz -1 सर अपॉन, अपॉन लिखेंगे कुछ या हो गया, सर डेल वाई। डेल वाई लिख दो, है ना। क्या हो जाएगा ये, अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या बचेगा, 2xz बचा, y वाला टर्म तो 1 हो जाएगा, y वाला टर्म तो 1 हो जाएगा, और अगेन -1 यानी कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, है ना। तो 2xz बचा, ये भी, यहाँ भी 2xz आया था, हो गया सेम फिर से, यस सर। ठीक है। तो ये भी अगर सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी हो रहा है, थर्ड वाला भी हो जाएगा इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा ओवरऑल, कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव। फोर्स, ठीक है। क्या ये समझ में आता है आपको, तरीका समझ में आया सबको, ठीक यस है। सर। थर्ड यस वाला कर सर लोगे खुद से, थर्ड वाला कर लोगे खुद से, यस सर। कर लोगे ना वो तो यार, कि वो भी बताऊं, सर कर लेंगे। कर लेंगे सर। ठीक है। ये है एफ एक्स, ये है एफ वाई, फिर तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है एक्स। अच्छा एक और तरीके की बात करते हैं, काफी अच्छा तरीका है, जनरली पढ़ते भी नहीं है आप, पढ़ोगे भी नहीं तुम। इसका कर्ल एफ जीरो कर दो, अगर कंजर्वेटिव फोर्स बताना है ना तो उसका कर्ल एफ निकालो और वो जीरो कर दो, अगर जीरो आ रहा है तो कंजर्वेटिव फोर्स। कर्ल एफ कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का नाम सुना है, डिटर्मिनेंट का नाम सुना है कभी, यस सर। नो सर। यस नो ठीक है। कैसे निकालते हैं बता रहा हूँ, No. यहाँ पे लिखो आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड और पी क्यू आर मतलब एफ एक्स एफ वाई एफ जेड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने, आई जे के, इसको थोड़ा इधर बनाते हैं, जगह मिल जाएगी, ये हो गया जे और ये हो गया के, ठीक है। उसके बाद सेकंड लाइन में सेकंड रो में डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। और इसके थर्ड रो में 3 रोज होती है, टोटल 3 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, एफ एक्स, या फिर फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए लिख रहा हूं तो मैं बाकी कोई और टर्म भी लिख सकते हो आप, जो भी आपका आ रहा है, जरूरी नहीं फोर्स की बात हो, पर सिंस हम फोर्स की बात अभी कर रहे हैं तो हम ये लिखेंगे एफ जेड, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो पता है या बताऊं, नहीं पता सर। सर पता है। पता है, सर कैसे पता है करेंगे, सर। कैसे करेंगे, सर जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई में करते थे वैसे करेंगे, मतलब आई कैप इंटू। आई कैप के लिए जैसे निकालना है मुझे तो क्या करेंगे, सर आई कैप निकालने के लिए जो जे और के वाले हैं वो लेंगे, आई को नहीं लेंगे। लेंगे और आई कैप को नहीं लेंगे। जैसे जब जे लेना होगा तो आई और के लेंगे, जे को लेंगे, जब के का लेना होगा तो आई और जे को लेंगे। हाँ। और करते क्या है फिर उसके बाद, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्रॉस Yes, मल्टीप्लाई sir. करके जो। या माइनस करते हैं, यस सर। फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। सर ऐड करेंगे लेकिन जो ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, सर सर सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करते करेंगे। हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे। यस हाँ सर। तो मैं बता देता हूँ, आई कैप लिखो और इसके साथ जो टर्म आएगा वो पता है क्या आएगा, ये जो बाकी का बचा पोर्शन है ना, जैसे आई अगर तुम्हें निकालना है आई कैप के लिए तो आई, आई वाला पोर्शन भूल जाओ, है ना, ये वाला पोर्शन भूल जाओ, इसको इग्नोर करो
और बाकी का जो बचेगा, क्या क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा एक, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यस सर। इस वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करो और उससे क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, इसको बेटर होगा अगर मैं एरोस से रिप्रेजेंट करूं, थोड़ा दिख भी जाएगा तुमको। ये डिटर्मिनेंट ऐसे बनाते हैं बाय द वे। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऐसे, है ना, और माइनस कर दिया, लिख के दिखाता हूँ, डेल अपॉन डेल वाई मल्टीप्लाई में एफ जेड, है ना, माइनस डेल अपॉन डेल जेड डेल अपॉन डेल जेड इंटू एफ मल्टीप्लाई में बाई। एफ वाई। ठीक है, ये हो गया आई कैप का टर्म। सिमिलरली आप जे कैप का टर्म भी निकाल लोगे क्या आप, ऐसे क्रॉस यस सर। मल्टीप्लाई करके। जे कैप के लिए क्या करोगे, बीच वाले कॉलम को हटा दो और ऊपर वाले आई जे को हटा दो, तो जो बचेगा वो क्या होगा, डेल बाय डेल एक्स वाला टर्म, एफ जेड वाला टर्म, डेल बाय डेल जेड वाला टर्म और एफ एक्स वाला टर्म हो जाएगा। ठीक है, यस सर, हो हाँ जी। ना बोलो। तो जब इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करके देखोगे ना, तो इसकी वैल्यू जो आएगी ऑल ओवर, वो क्या आएगी, जीरो आएगी। क्या आएगी, जीरो। जीरो। जीरो आएगी। प्रूव करूं, जीरो ही आ रही है। प्रूव करूं, फर्स्ट वाला टर्म भी जीरो आ रहा है, जैसे मैं प्रूव करता हूँ फर्स्ट वाला टर्म, डेल एफ जेड अपॉन डेल वाई, डेल एफ जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल एफ वाई अपॉन डेल जेड। क्या सेकंड वाला वही है क्या हमारा, देखो ध्यान से, सेकंड वाला यस यही है सर। क्या टर्म, आई कैप के साथ जो आएगा, यस सर। देखो, यस सर। चेक, है ना। तो इसमें क्या आ रहा है, टू एक्स जेड माइनस टू एक्स जेड बन जाएगा ये, अरे यही बनेगा ना, ये वाला टर्म, इससे लिखता हूँ, ग्रीन से लिखता हूँ, ये वाला टर्म को जब सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, आई कैप तो बाहर आ गया, लेकिन अंदर क्या बनेगा, टू एक्स जेड माइनस टू एक्स जेड बनेगा, तो ये तो जीरो बन गया ना बेटा, ये तो जीरो आ गया। यस सर। ठीक है, ऐसे ही बाकी के यस। टर्म भी क्या होते जाएंगे, जीरो जीरो। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि कर्ल एफ की वैल्यू जीरो आ रही है, तो इसका मतलब यही होता है, आपका जो फोर्स है वो क्या है, कंजर्वेटिव। ठीक है, बोलो हाँ या ना बोलो, समझ में आया। एक और तरीका बताया तुम्हें, ठीक है, एक और यस तरीका सर। बताया, दोनों में से आप जो यूज करना है करो, तुमको जो सही लगता है, तुमको लगता है ये इजी है, तुमको लगता है वो इजी है, जो लगता है वो करो। ठीक है भाई, आगे चलें। यस सर। अरे बालक बालिकाओं, आगे चलें। यस यस सर। सर। ठीक है, ओके ओके, ये क्वेश्चन, नहीं नहीं, ये क्वेश्चन के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम आती है तुम्हें, यस नो सर। सर। यस। वर्क एनर्जी इंटू। नो सर। यस सर आती है। अभी सर पढ़ाई आती नहीं है, है मैंने, सर आती है। पर सर आती है आती सर, है। स्कूल में पढ़ी है। बचपन में पढ़ी थी वैसे, 9th क्लास में। अगर हो यस पा सर, रहा है तो कर स्कूल में लो, ही पढ़ी है। स्कूल में पढ़ी है, ठीक है, अगर हो पा रहा है तो कर लो, वरना मैं इसको पढ़ाऊंगा। पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, घबराना मत। कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ी है और उन्होंने अभी मेरे साथ भी नहीं पढ़ी है, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा आगे, है ना। वर्क के बाद एनर्जी पढ़ते हैं हम जनरली, फिर हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हैं, राइट, यही प्रोसेस होता है ना। जब तक एनर्जी नहीं पढ़ोगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे पढ़ लोगे भाई, है ना। तो कंसिडरिंग कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता है सबको, कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, ये पता है, यस काइनेटिक यस एनर्जी सर। हाफ एम वी स्क्वायर होती है। यस पोटेंशियल सर। एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी एम जी एच होता है, पोटेंशियल MGH। यस। एम जी एच होता यस है सर। ना। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता है, इसको आप यूज करके सवाल कर सकते हो, आप करना चाहो तो। अदरवाइज जब हम वर्क का एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे आगे, अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे, तब भी मैं आपको करा सकता हूँ। तो बताओ, करना चाहोगे या आगे बढ़े। सर करना चाहेंगे। करते हैं करो सर। करो करो, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, उसके बाद हम इसको डिस्कस कर लेंगे, कर लो कोई बात। हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम इज वर्क डन ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई, ये होती है आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम। ऑल द फोर्सेस, क्या बोला मैंने, ऑल द फोर्सेस, है ना। अभी पढ़ेंगे आगे, इसको डिराइव वगैरह सब कराऊंगा अच्छे से, लेकिन फिलहाल ट्राई करो हो जाए तो। अगर
सर 1000 आ रहा है। 1000 आ रहा है। काफी जल्दी सॉल्व कर लिया बेटा। How much work is done by the resistance of the air on the object? रेजिस्टेंस कितना वर्क कर रहा है ये बता। सर फॉर्मूला बता दीजिए। बताया ना, ऊपर लिखा हुआ है। किसका फॉर्मूला बताऊं, बताओ किसका फॉर्मूला चाहिए आपको, वो तो बताओ, तभी तो बता पाऊंगा इस फॉर्मूला। क्वेश्चन का। किसका? एयर फ्रिक्शन का? सर इस एयर क्वेश्चन का। क्वेश्चन का ये ऊपर जो लिखा है वो यूज होगा। नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो सर पता ही है तुम्हें आंसर क्या आ रहा होता है 250 जूल्स। Yes, sir. है। ओके कूल। यस सर। So 750 joule. Sir, 7.5 joule. चैट में लिखो तुम अपने अपने आंसर से यार, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। जो भी आंसर आ रहा है चैट में लिखो। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है मैंने बता दी। वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है कि टोटल वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस। सिंस यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, इस कंडीशन, इस केस में तो दो ही फोर्सेस हैं, ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। समझ में आ रहा है ना Yes, सबको? sir. तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस एंड ग्रेविटी विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे सॉल्व करें, Yes, sir. यस सर। यस सर। सॉल्व करें, ठीक है। चलो भाई बहुत ही बढ़िया। सो क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको एक बार एज इट इज लिख लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है 5 kg का मास का, वो फॉल कर गया फ्रॉम रेस्ट थ्रू वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। यानी कि लेट्स से कि एक बॉल थी 5 किलोग्राम की, ठीक है, वो ऐसे फॉल कर गई नीचे। अब जो फॉल करी वो तो इनिशियली रेस्ट पे थी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी? 0, 0। है ना। डिस्टेंस कितना दे रखा है? 20 मीटर, 20 मीटर। है ना। और क्या बोल रही है कि जब वो गिरी तो उसने 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अटेन कर ली, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई होगी? v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। हाउ मच Yes, वर्क इज sir. डन बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यानी कि जो रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा कुछ। अरे एयर की वजह से रेजिस्टेंस लग रहा होगा ना, जहाँ पे एयर यस होगी सर। वो रेजिस्ट भी करेगी। ठीक है, तो एयर की वजह से जो भी फोर्स लग रहा होगा, जो भी फोर्स लग रहा होगा वो उसके जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये बात भी समझने में आ रही है सबको, Yes. है ना। यस या सर। फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि लेट्स से कि हम मान लेते हैं कि उसकी जो भी एयर रेजिस्टेंस है या जो भी फोर्स है, उसकी वजह से जो वर्क डन हो रहा है उसको बोल देते हैं डब्ल्यू एयर बोल देते हैं, राइट। तो क्या हम ये लिख सकते हैं यहाँ से कि वर्क डन बाय एयर प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, नेट वर्क डन यही होगा, will be equal to change in kinetic energy of this object, यानी कि हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। v क्या स्क्वायर। समझ में आता है? क्या समझ में आता है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पक्का? कोई डाउट? 250 जूल नहीं है बेटा आंसर, कुछ गलती करी है आपने। चलो कोई ना, देखते हैं क्या गलती हुई है, हम देखते हैं। ठीक है, सो वर्क डन बाय एयर निकालना है पहली बात तो। कितना हो जाएगा? ये तो जीरो हो जाएगा, ये टर्म तो, ये तो जीरो हो जाएगा, यस सर। है ना। यू जीरो है ना इनिशियली, इनिशियली रेस्ट पे। तो वर्क डन बाय एयर कितना हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी एम जी एच। बोलो कोई डाउट इसमें? No, sir. No. कितना हो जाएगा? हाफ इंटू एम वी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 इंटू, बोलो, 10. 10. 10, 100। 10 इंटू 10, है ना, 100. माइनस 5 इंटू 10 इंटू 20, राइट। 20. Yes, sir. दिस Yes, विल गो 5, Yes, sir. 5 5 25, 25 इंटू 10 टू 50 माइनस, कितना हो जाएगा ये? कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 50, 50 इंटू 20 1000,
1000 होगा। यस सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस ओके, कितना हो रहा है ये सॉल्व करके बताओ। -750 जूल। -750 जूल। -750 जूल। दिस इज योर आंसर। ये आपको वैसे भी समझ में आना चाहिए था। रीजन पता है क्या? बॉल कहाँ जा रही है? नीचे। अरे बोलो, हाँ ना बोलो। यस सर। डिस्प्लेसमेंट किधर है? डिस्प्लेसमेंट किधर है इसका? डिस्प्लेसमेंट नीचे है। और फोर्स जो है वो रोकता है। रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है रोकना, यस सर। है ना? तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ लग रहा होगा। यस सर। तो बताया था ना Yes, मैंने sir. कि फोर्स लग रहा हो अपोजिट डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट पे डिस्प्लेसमेंट के, तो वर्क क्या आता है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो फिर जो प्लस में आंसर आप दे रहे थे वो तो वैसे भी गलत आ रहे थे सारे। अब बोलो, समझ में आई क्या बोलना चाह रहा हूँ? बात समझ में आ रही है मेरी? यस यस सर। श्योर आंसर्स Yes, sir. शुड बी नेगेटिव। सबसे पहले तो आप लोगों के आंसर्स नेगेटिव में होने चाहिए। अब आपसे कैलकुलेशन में गलती होगी वो ठीक है, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होता, तो आप सबसे पहले तो नेगेटिव में आंसर देते। लेकिन एक भी बच्चे का आंसर नेगेटिव में नहीं आया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बेटा, कैलकुलेशन के ऊपर तब जाना जब कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? व्हाट आई यस एम ट्राइंग टू से, है ना? क्वेश्चन तो चलो ठीक है, वो तो हमने वैसे भी टॉपिक नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ेंगे तब आ जाएगा समझ में और अच्छे से, है ना? लेकिन मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि अगर हमें ये भी समझ में आता है ना कि एयर जो है वो रजिस्ट कर रही होगी, है ना, नीचे नहीं जाने दे रही होगी वो बॉल को या ऑब्जेक्ट को, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फिर भी नीचे हो रहा है, बोल रहा है वो कि जाके गिरा है बकायदा नीचे, है ना? तो उस केस में फिर एक ही चीज बनती है कि वर्क जो हुआ है वो नेगेटिव हुआ है, जो भी एयर ने किया है, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट बोलता है हमारा जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? आगे चले भाई। वैसे डुएबल था ना यस क्वेश्चन? सर। क्वेश्चन डुएबल था ना, ऐसा Yes, थोड़ी था sir. कि नहीं होता हमसे। Yes, sir. राइट, डुएबल क्वेश्चन है ना। वर्क पर एनर्जी मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है तुमको। वैसे बेसिक फॉर्मूला तो आता ही है इसका, है ना? ये फॉर्मूला तो आपको आता ही है, बचपन में 9th क्लास में पढ़ा था, तुम लोग भूल गए हो अभी, पर तुमने पढ़ा था ये, ठीक है? वैसे ही जैसे तुमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? मोशन The energy possessed by a body due to its motion is called kinetic energy. एनर्जी एसोसिएटेड विद द पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग, है ना? या फिर एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द पार्टिकल, है ना? तभी आपकी काइनेटिक एनर्जी पिक्चर में आती है, सीन में आती है। जब तक कोई मोशन नहीं हो रहा है तब तक काइनेटिक एनर्जी का कोई सवाल ही नहीं होता कि वो एग्जिस्ट करे, ठीक है? फॉर्मूला आप सबको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। मास क्या होता है आपका? एम क्या होता है, सॉरी, मास। वी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, है ना, जिसकी भी हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, ठीक है? अगर आप ध्यान से समझो तो आपको रियलाइज होगा कि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। अब ये चीज बचपन में नहीं पता थी, ये चीज बचपन में नहीं पता थी। बचपन में 9th क्लास में जब पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट टाइम तुमने पढ़ा होगा अपने बुक्स में, साइंस की बुक में, तब आपको नहीं पता होगी ये कि स्केलर है या वेक्टर है। बोलो, पता थी? नो सर। है ना? No, sir. अभी पता है, अभी पता है। और पता जस्ट पता नहीं है, निकाल भी सकते हो। ऐसा नहीं कि केवल पता है तुम्हें, तुम निकाल भी सकते हो। कैसे निकालोगे? अगर मैं बात कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी की, तो मुझे ये तो पता है कि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो, यस यही होता है सर। क्या? ये तो मुझे पता है। Yes, sir. दिस इज समथिंग व्हिच आई नो बिकॉज इट इज अ फॉर्मूला, है ना? तो ये तो मुझे पता ही है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी में जो जो चीज इन्वॉल्व है वो है हाफ, विच इज नो डायमेंशन व्हाटसोएवर, नो डायरेक्शन, है ना? मास विच इज स्केलर क्वांटिटी, एंड वेलोसिटी विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट इट इज गेटिंग मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। अब अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, अगर मेरा v वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, कुछ कुछ डायरेक्शन बोल देते हैं इसको, ये मेरा v वेक्टर है, तो मेरा v वेक्टर जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो भी तो सेम ही होगा बेटा, पैरेलल ही तो होगा इसके। सर। पैरेलल होगा या फिर सेम होगा, ओवरलैप्ड होगा। आइदर केस में जब तुम इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो तुम डॉट प्रोडक्ट ही तो निकालोगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। और वेक्टर रिमूव। क्या बोल रहे हो बेटा? कुछ नहीं सर, वेक्टर रिमूव हो जाएगा। हाँ, और डॉट प्रोडक्ट क्या करता है? रिमूवल ऑफ वेक्टर कर देता है। दो वेक्टर को डॉट डॉट प्रोडक्ट में डालोगे तो वेक्टर हट जाएंगे। क्यों?
क्योंकि कॉस कंपोनेंट आ जाता है पहली बात तो, है ना। और एक जो भी इसका रिजल्ट आता है वो सेम डायरेक्शन में आता है, डायरेक्शन बचेगी नहीं उसकी। आपने थीटा ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है। वी डॉट वी की वैल्यू पता है सबको, वी वी कॉस जीरो होती है। अरे ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है? 0। अरे ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है? ए बी कॉस थीटा होती है ना। Yes, sir. तो वी डॉट वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी इंटू कॉस थीटा। अब थीटा कितना होगा? दोनों सेम वेक्टर हैं तो जीरो होगा, है यस ना। सर। यस सर। तो कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है। तो ये तो स्केलर में कन्वर्जन हो गया बेसिकली, तुमने वेक्टर से स्केलर में कन्वर्ट कर दिया। तो इससे प्रूव हुआ कि काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यूनिट पता है सबको, जूल्स होती है। जूल इज द यूनिट एनर्जी, है ना। कितना एनर्जी ट्रांसफर किया जा सकता है, यही वर्क होता है, यही वर्क होता है। कितना एनर्जी ट्रांसफर किया जा सकता है, पढ़ाया था मैंने वर्क पढ़ाते वक्त, याद है ना। कितना एनर्जी ट्रांसफर किया जा सकता है और कितना वर्क किया है, यही पता चलेगा कि एनर्जी कितनी हुई है, एनर्जी कितनी पजेस करता है, कितना वर्क किया उससे वो पता सकता है। यानी कि वर्क और एनर्जी को रिलेटेड होते हैं, है ना, इंटर रिलेटेड होते हैं। इसलिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ भी पाते हैं। रियलाइज किया ये चीज, वर्क एनर्जी थ्योरम एग्जिस्ट कैसे करती है इन द फर्स्ट प्लेस। भाई वो भी तो यही बोलती है तुम्हें कि यार तुम जितना टोटल वर्क कर रहे हो किसी बॉडी पे, उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो वो थ्योरम भी ऐसे बनी है कि वर्क और एनर्जी को रिलेटेड है। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला हो गया, इतना इनफ है फिलहाल के लिए, बाकी आगे करेंगे बात इस बारे में। मोमेंटम पे आ जाते हैं, क्योंकि एक सवाल आता है इससे गारंटेड। अगर इससे क्वेश्चन आएगा वर्क पर एनर्जी से, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर्मूले से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जो कि तुमने फॉर्चुनेटली पहले भी पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने डेफिनेटली। तो अब आप लोग मुझे बताओ, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, Yes, sir. है ना। हाफ एम वी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे एम से। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि इससे मेरा एक टर्म बन गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर ऊपर की तरफ, है ना। एम से मल्टीप्लाई करके एम के पास भी स्क्वायर आ गया, और नीचे की तरफ क्या था? टू। लेकिन मैंने ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई किया था तो टू के साथ एम भी आ जाएगा। अब एम वी का होल स्क्वायर एक टर्म बना जिसको मैं यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एम वी क्या होता है? मोमेंटम होता है क्या? सर। यस सर। एम वी मोमेंटम होता है। सो एम वी के स्क्वायर को मैं पी स्क्वायर बोल सकता हूँ, एंड दिस पी इज Momentum. मोमेंटम। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का एक मस्त रिलेशन आ गया पी के साथ में या मोमेंटम के साथ में, विच इज पी स्क्वायर अपॉन टू एम, जो कि आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ना। और इसी को आप सॉल्व कर सकते हो, इसी को आप सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा ये? पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू एम के, है ना। अगर ये स्क्वायर हटाना है तो अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा? P इक्वल्स टू अंडर रूट टू M. एम के। क्या है इसमें? काइनेटिक एनर्जी है क्या के? Yes, sir. Kinetic energy. के इज काइनेटिक एनर्जी। तो इससे हमें पता चला कि काइनेटिक एनर्जी तो पी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट के, है ना। फॉर्मूले से ही निकाला है, Yes. इसमें कुछ याद रखने की ऐसी कोई जरूरत है नहीं, तो मैं कर लोगे तुम सॉल्व। ठीक है, फॉर्मूला याद रह जाए तो रख लेना, उससे थोड़ा जल्दी क्वेश्चन हो जाता है। टी स्क्वायर अपॉन टू एम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम इज अंडर रूट टू एम के। वो तो डेराइव्ड है, उसमें कुछ अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आई सबको ये बात? इसमें तो कोई डाउट नहीं है, यस सर। रिलेशन में तो कोई डाउट नहीं है ना। No, sir. नो सर। आवाज नहीं आ रही मुझे, समझ में आया ना ये? Yes, sir. ठीक है, यस सर। इसका वेरिएशन देख लेते हैं अब। वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद पी, है ना। यानी कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और पी के बीच में एक ग्राफ बनाना चाहूं तो क्या मैं बना पाऊंगा? क्या आप लोग बना पाओगे? बेटा ग्राफ्स बड़े इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दिया मैंने, पहले भी बोला था ना, एनएलएम पढ़ा था उसके पहले, काइनेमेटिक्स पढ़ा था। ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल बनते हैं ग्राफ से। जो चीज आती है बहुत अच्छे से वो भी गलत करके आ जाओगे अगर ग्राफ नहीं समझ में आते तो। और ग्राफ से डरना नहीं है, ठीक है। जो इक्वेशंस हैं उनसे ही ग्राफ बनते हैं, तो इक्वेशन लिखो पहले और फिर बनाने का ट्राई करो। बोलो टाइम चाहिए या मैं बताऊं डायरेक्ट? सर आप बता दीजिए। मैं बता दूं, ठीक है। ठीक है भाई, देखो इधर देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है?
Directly proportional to p square. हाँ, या फिर पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर अपॉन 2m होती है भाई। हाँ ना बोलो भाई सब लोग। Yes, sir. ठीक है, ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ, एक बार देख लो ध्यान से, आगे भी बना पाओगे अगर समझ में आ गया तो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। नाउ दैट आई नो कि मेरा ग्राफ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में ही है, तो मुझे फॉर्मूला भी इन दोनों के बीच का चाहिए, जो कि मैंने लिख लिया है। अब काइनेटिक एनर्जी है लेट से वाई एक्सिस पे और मोमेंटम है एक्स एक्सिस पे, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दैट दिस इज वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2m। बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. है ना, मेरा कर्व जो होगा इसी टाइप का है ना, इसमें m तो कांस्टेंट है, क्या फर्क पड़ता है, m तो कांस्टेंट है ना। अरे बात समझ में आ रही है, Sir. Yes, Yes, बात sir. समझ में आ रही है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। y इक्वल्स टू y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर अगर आ रहा है तो किसका इक्वेशन बन जाता है, पैराबोला। पैराबोला। ठीक है, सो इफ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये बनता कैसे है, तो आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज मैं बना के तो बता ही देता हूँ। अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि ओरिजिन पे एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा हमारे ग्राफ का। क्या ये बात भी समझ में आती है। यस सर। ठीक है, क्या बोला मैंने, दोबारा बोलूं, ये समझ में आ गया। सर आगे समझिए। अगर मान लो तुम्हारा x इक्वल्स टू 0 हो, यहाँ पे इस केस में ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट्स रखते थे ना बचपन में, अगर x इक्वल्स टू 0 रखोगे इस इक्वेशन में तो y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा क्या, इस इक्वेशन में, यस सर। है ना। तो इससे पता चलता है कि ओरिजिन पे एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है ग्राफ का, तो पैराबोला कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है भाई, ऐसे बोल की तरह दिखता है ये बोल यानी कटोरी, कटोरा कटोरी जो बोलना चाहो। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है, दिस इज पैराबोला। ठीक है, इसमें जो m होगा वो कांस्टेंट होगा, m तो है कांस्टेंट, है ना। पैराबोलिक कर्व बन रहा है आपका, पैराबोलिक लिख लो, पैराबोलिक कर्व। ठीक है, तो इससे पता चला कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में जो ग्राफ बनता है वो बनता है पैराबोलिक। ठीक है भाई, यस सर। एक और पॉइंट लिख लेते हैं फिर खत्म करते हैं क्लास को, यहीं पे लिख देते हैं। चलो अगले पे लिख देते हैं। अ सिस्टम of particles cannot have momentum without having kinetic energy। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं। A यस system सर। of particles cannot have, यानी हो ही नहीं सकता उनका मोमेंटम, मोमेंटम विदाउट हैविंग क्या चीज, Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगी तो ही मोमेंटम होगा, यानी कि मोमेंटम है काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है क्या। यस सर। अगर No. काइनेटिक, सवाल सुनो ना ध्यान से फिर जवाब दिया करो, जल्दबाजी में जवाब देते हो। वाइसे वर्सा के केस में क्या बोल रहे हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, सॉरी अगर मोमेंटम नहीं है तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी क्या। अगर मोमेंटम 0 है सिस्टम का तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी क्या। Yes, sir. हाँ, दिस इज ट्रू, यस सर। है ना, ट्रू है भाई, ट्रू है। अगर मोमेंटम 0 होगा तो डेफिनेटली रेस्ट पे होगा पार्टिकल। अरे मोमेंटम 0 हुआ तो मतलब यही हुआ ना रेस्ट पे है, या यस कुछ सर। और है आप लोगों के दिमाग में तो Yes, sir. बताओ। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी ना बेटा रेस्ट पे होगा तो, वर्च्यू ऑफ मोशन, एनर्जी पजेस बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, है ना, मोशन ही नहीं है तो होगी क्या एनर्जी, नहीं No, होगी। sir. ठीक है, चलो भाई, समझ में आता है सबको ये। Yes, sir. आज क्लास का समापन करते हैं इसी अवसर पे, इसी बात पे, अगले समय मिलेंगे। ठीक है, सेम प्लेस डिफरेंट टाइम। ठीक है।
होमवर्क ले जाओ। जल्दबाजी होती है भागने की, एकदम निकल लेते हो, एकदम क्लास ओवर होते हैं ना। आप बोलो तो सही सर, एक बार आप ये लास्ट पेज दिखा दो बस, लेट समराइज वाला पेज दिखाओ सर, फिर देखो हम कैसे भागते हैं। बुलेट की स्पीड से निकलते हैं सर हम फिर, है ना। डीपीपी एंड पीवाईक्यूज करने हैं, किसके करोगे? फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन के कंप्लीट कर लेना, है ना। प्लस वर्क पार एनर्जी के, वर्क पार एनर्जी के डीपीपी करना स्टार्ट कर दो। पीवाईक्यू अभी मत करना, पीवाईक्यू होगी नहीं, सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, अभी हुआ नहीं कंप्लीट। लेकिन डीपीपी में जो जो पढ़ लिया है ना तुमने, उन सबके क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। किसी को कुछ सवाल जवाब करना हो, कुछ पूछना हो तो रुक सकता है, बाकी नहीं तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, नाइट। बाय सर, गुड नाइट। Yes, sir. बाय सर, गुड नाइट सर।